परिष्कार क्लास से सरदार सर में आपका स्वागत है। हमारा जो ये टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम चल रहा है ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। तो हमने कल अपना विज्ञान का जो पहला मॉक टेस्ट देखा था, आज हम अपना दूसरा जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, ये मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, अर्थात कौन सा विटामिन है वो मछलियों में पाया जाता है। तो देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो मछलियों का जो यकृत तेल है इसमें 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 विटामिन डी की जो अधिकता होती है, कौन से विटामिन की, विटामिन डी है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हम जानते हैं कि हमें सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिलता है। इसके अलावा जो विटामिन डी के जो अन्य जो स्रोत है वो, वैसे इसका कोई पादप स्रोत नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो विटामिन डी है वो हार्मोन की तरह कार्य करेगा, और अन्य विटामिन ऐसे कोई सा ही नहीं है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, और इसका कोई अभी तक कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। ये हमें मछली के तेल से या फिर सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। इसके बाद में देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये रासायनिक नाम हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन अगर ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, रक्तोंधी, या इसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता या बांझपन। नपुंसकता या बांझपन। तो देखिए, मछलियों के यकृत तेल में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है। एनीमिया का कल हमने देखा था, कल एक क्वेश्चन आया था विटामिन B6 की कमी से। कल का क्वेश्चन था, कल का हमने जो मॉक टेस्ट किया था उस मॉक टेस्ट में हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका जो उत्तर था वो था एनीमिया। एनीमिया डिजीज वह डिजीज होती है जिसमें मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जल्दी थकावट आती है, व्यक्ति को भूख कम लगती है, व्यक्ति का भार घट जाता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है इसके एनीमिया के। और हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह क्या है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण से एनीमिया रोग होता है, तो हम जानते हैं, क्योंकि ये किससे संबंधित है, रक्त की कमी से संबंधित है। रक्त की कमी। हमारे रक्त का हम देखते हैं कि हमारा जो रक्त है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ये भी कल क्वेश्चन आया था। इसके बाद में हम देखते हैं हमारे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो वो होता है लोहा। कौन सा, लोहा। तो लोह तत्व की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण से होता है, लोह तत्व की कमी के कारण से होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में, मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी, कितने जोड़ी, 23 पेयर्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो है लिंगी गुणसूत्र और एक है अलिंगी गुणसूत्र। तो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं एक जोड़ी, और अलिंगी होते हैं 22 जोड़ी। तो मनुष्य के अंदर देह में पूछा है, देह कोशिका में, तो मनुष्य की देह कोशिका में 2n = कितने होते हैं, 46। कितने होते हैं, 46। तो मनुष्य की देह कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। अगर ऐसा पूछता कि मनुष्य में एक अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन कितना हो जाता, 44। और मनुष्य में पूछता कि लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, लिंगी गुणसूत्र कितने हैं, 2, अर्थात एक जोड़ी, ये 22 जोड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 46, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ना आपके। तो अब आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जाति में लड़के में लिंग का निर्धारण कैसे हो। लिंग का निर्धारण हम जानते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि मानव के अंदर लिंगी गुणसूत्र कितने होते हैं, एक जोड़ी, एक जोड़ी। जो नर में XY और मादा में XX होते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है कि मानव जाति में लिंग का निर्धारण, यानी किसका, लड़के का पूछा है, लड़के का निर्धारण माता से आने वाले X गुणसूत्र से, पिता से आने वाले Y गुणसूत्र से, पिता से आने वाले X गुणसूत्र से, या इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य में चाहे लड़का हो या लड़की हो, आधे गुणसूत्र माता से आते हैं और आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। तो जो लड़का होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें आधे गुणसूत्र माता से आएंगे, आधा गुणसूत्र पिता से आएंगे। तो हमने जब लिंग निर्धारण पढ़ते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, हम जानते हैं कि जो नर होता है उसमें X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो मादा होती है उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अगर नर का X मादा के X से मिलेगा तो लड़की उत्पन्न होगी। अगर नर का ये X इस X से मिलेगा तो भी लड़की उत्पन्न होगी। नर का Y अगर मादा के X से मिलेगा तो लड़का उत्पन्न होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं नर में पाए जाने वाला जो Y गुणसूत्र है वो क्या करता है, लड़के का लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिता से आने वाले Y गुणसूत्र से क्या होगा, मानव जाति में लड़के में लिंग का निर्धारण होता है। इसमें भूमिका मादा से आने वाले X की भी होती है, लेकिन क्योंकि लड़का होगा या लड़की होगी उसमें तो X तो समान है, लेकिन ये जो Y गुणसूत्र जो नर से आता है वो क्या करता है, मनुष्य में लड़के के लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी ये ध्यान रखना, ये तो लिंगी गुणसूत्र है। अलिंगी गुणसूत्र है ना, 22 माता से आते हैं और 22 पिता से आते हैं। इस प्रकार लड़के के अंदर तो ये पोजीशन हो जाएगी और लड़की के अंदर ये पोजीशन हो जाएगी। कुल मिलाकर के हम देखते हैं चाहे लड़का हो या लड़की, आधे गुणसूत्र माता से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बीटी कपास। बीटी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक बीटी का मतलब है बेसिलस थुरिजेंसिस। इसमें क्या होता है, यह कपास है एक जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई है, उन्नत किस्म की है, कीट प्रतिरोधी किस्म है, जिस
कपास को जो कीट है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यहाँ पर क्या है कि जो बेसिलस थुरिजेंसिस नामक जो जीवाणु है उसके अंदर से एक क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने वाला, कौन सा प्रोटीन, क्राई प्रोटीन उत्पन्न करने वाला जो जीन है वो कपास की जाति में प्रवेश करवाया गया, इसलिए इस कपास का क्या नाम दे दिया गया, बेसिलस थुरिजेंसिस। ठीक है, यह एक उन्नत किस्म का कपास है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बीटी है, बीटी का मतलब क्या है, बेसिलस थुरिजेंसिस, जो कि एक उन्नत किस्म का कपास है, कीटरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। धातु जैसे हम जानते हैं कि लोहा, तांबा, चांदी, लोहे पे अगर क्या होता है, जंग लग जाता है तो लोहे का रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग, गहरा भूरा रंग हो जाता है। तांबे पर अगर जंग लग जाती है तो वो हरे रंग का हो जाता है, और अगर चांदी पर अगर जंग लग जाती है तो चांदी काले रंग की हो जाती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जंग लगने से क्या होता है कि धातुओं की गुणवत्ता में कमी आती है, क्वालिटी में कमी आती है। जंग लगने से धातुओं के भार में तो वृद्धि होती है, धातुओं के भार में वृद्धि होती है, लेकिन उसके गुण धर्मों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और हम ये जानते हैं कि क्योंकि जब जंग लग जाता है, जंग लगने से धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह एक किस प्रकार का परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात लोहे पे जंग लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था कि भारत में जो एनीमिया रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, और उस समय मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन मनुष्य का जो रक्त होता है ना, ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसमें ग्लोब्युलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसको संक्षिप्त में HB के द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए, मानव के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो लगभग 14 से 18 के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए, हीमोग्लोबिन हम देखते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का लाल रंग वो किसके कारण से होता है, RBC के कारण से, लाल रक्त कणिकाओं के कारण से। ठीक है ना। और RBC का जो लाल रंग होता है वो होता है किसके कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से। और जो हीमोग्लोबिन है उसका जो लाल रंग है वो किसके कारण से होता है, लोहे के कारण से। प्रश्न क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन या लोह धातु पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो चुकंदर है, अनार है, गाजर है, ठीक है ना, गुड़ है, इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है, पालक है, पालक, गुड़, अनार, चुकंदर, इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो इनका सेवन करने से हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त में वृद्धि होती है। तो जिन व्यक्तियों को एनीमिया रोग है उन व्यक्तियों को इन पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में लोह की आपूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें भी यह शिकायत देखने को मिलती है, तो उनमें भी आयरन की टेबलेट या उन्हें पौष्टिक आहार देकर के उनको एनीमिया रोग को दूर किया जा सकता है। यह भारतीय गंभीर समस्या है एनीमिया। जो गर्भवती महिलाएं होती है तो वो लोह तत्व की कमी के कारण उनके गर्भपात हो जाता है,
तो इस समस्या को दूर करने के लिए उनमें पालक, गुड़, अनार, चुकंदर आदि का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृग मरीचिका, इसको मिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका या मिराज। मिराज दिखाई देने का कारण है, यानी मृग मरीचिका जो हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में ये एक विशेष प्रकार की भौतिक परिवर्तन है जिसमें एक पानी जैसा प्रतीत होता है। यानी कि जब कोई भी हम देखते हैं कि सड़क पर जो ड्राइवर होता है उसको ऐसा लगता है कि सड़क पे पानी पड़ा है, ठीक है ना। वो प्रकाश की कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या सभी के कारण? हम जानते हैं कि यह घटना है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। जब गर्मियों के दिनों में सूर्य का प्रकाश धरातल पर गिरता है तो धरातल के जो समीप जो वायु होती है वह गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण यह हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर एक जो माध्यम बनेगा, ठीक है, वो विरल माध्यम बन जाएगा। और ऊपर से क्या है? सघन माध्यम है। तो हम जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटित होती है? जब प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, जिसके कारण सड़क पर या मिट्टी में ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे पानी पड़ा है, ठीक है। और इस प्रकाश की इस घटना का क्या नाम दे दिया? मृग मरीचिका। और यह प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह होता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रकाश का जो परावर्तन होता है, हम कोई भी जो वस्तु देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, कार है, बस है, स्कूटर है, इन सब को देखना या दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश की परावर्तन की घटना के कारण ही संभव है। अगर हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं वो प्रकाश की कौन सी घटना के कारण देखते हैं? परावर्तन की घटना के कारण देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा है जो प्रकाश का अपवर्तन, ये भी प्रकाश आधारित घटना है। जैसे तारों का टिमटिमाना, आग के दूसरी तरफ देखने पर वस्तुओं का हिलते हुए नजर आना, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, उगते हुए और छिपते हुए सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ठीक है। ये सारी की सारी घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आसमान में जो तारे चमक रहे हैं, या कोई भी जो तालाब है या बाल्टी है या कुंड है, उसका पेंदा जो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। और हम कोई दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कौन सी प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बनते हैं? परावर्तन की घटना के कारण बनते, ठीक है। हमारा जो दर्पण है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हमारा जो लेंस है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो आजकल आते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, OFC, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो हम जानते हैं कि जब हम पृथ्वी के धरातल से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी घटना घटित होती है कि जिसके कारण से हम आकाश का रंग है वो नीला देख पाते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन, अभी जो पिछले क्वेश्चन में आया था तो मैंने आपके प्रकाश के परावर्तन को बताया, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश आधारित घटना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में मौजूद किसी धूल के कण या धुएं के कण से जब टकराता है तो टकराकर यह अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल
जाता है। तो प्रकाश का वातावरण में धूल या धुएं के कणों से टकराकर अलग अलग दिशाओं में जो फैलने का जो गुण है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस प्रकीर्णन की घटना के कारण ही हमें आसमान का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर हम अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि अंतरिक्ष में वातावरण नहीं है, वहां पे धूल या धुएं के कण नहीं है, जिसके कारण से ये प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। प्रकीर्णन की घटना नहीं होने के कारण अगर हम अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे हमें कैसा दिखाई देगा? काला। और यही अगर हम पृथ्वी से अगर आकाश को देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा? नीले रंग का दिखाई देगा। कौन सी घटना के कारण? प्रकीर्णन की घटना के कारण। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि जो मनुष्य की आंख के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? ये मनुष्य का नेत्र है। आगे का ऊपरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। कल मैंने बताया था आपको कॉर्निया, जब नेत्र दान देते हैं तो कॉर्निया भाग दान दिया जाता है। तो हम मानव के नेत्र में यहाँ पर मांसपेशियों से बना हुआ एक उत्तल लेंस पाया जाता है। यह उत्तल लेंस उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे इसकी पारदर्शिता कम हो जाती है और ये धुंधला होता जाता है, ठीक है ना। और इस दोष को हम मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद या कैटेरेक्ट कहा जाता है। तो ऑपरेशन के द्वारा या तो इस लेंस को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटा दिया जाता है या इसकी जगह इंट्राओक्यूलर लेंस लगा दिया जाता है। तो इस रोग को क्या देंगे? मोतियाबिंद। अब देखिए, निर्वात में वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रकाश क्या करता है? गति करता है। इसलिए पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुख्य प्रत्यावर्ती धारा जो एसी धारा है उसकी आवर्ती कितनी होती है? तो भारत के अंदर हम देखते हैं विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक तो एसी और एक डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पर भारत में जो मुख्य प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी आवर्ती है वो 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका सीधा आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विद्युत युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखिए, जो बैटरी है वो तो हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को संचित करती है, तो ये किसी भी ऊर्जा को किसी ऊर्जा में नहीं बदल रही, अर्थात ये तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, अर्थात इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमारा क्वेश्चन था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के तार की लंबाई को दुगुना बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तांबे के तार को की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, अर्थात हम जानते हैं कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध R ये किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई के ऊपर तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रतिरोध है होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा
तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन लंबाई बढ़ेगी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। अर्थात क्या कर रहा है कि तांबे के तार की लंबाई को दुगुना कर दें तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, चौगुना। अब देखिए सोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी अपन कह सकते हैं कि कपड़े धोने के सोडा है या धोने का सोडा है, इसको देखते हैं। धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका, देखो NaOH, ये तो होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब देखिए Na2, ये होता है मीठा सोडा, मीठा सोडा। ये है धावन सोडा, धावन सोडा। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बचा तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 10 H2O और लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके अंदर 10 क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट है जिसको धावन सोडे के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो NaOH है इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीला थोथा जिसे क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। तो नीला थोथा क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है, CuSO4.5H2O। डॉट 5 जल के अणु है इसमें, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। नीले थोथे का क्या सूत्र हो जाएगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो जी विक्रम अम्बालाल साराभाई, कृष्णा स्वामी रेंगा, जी माधवन नायर, या के साराभाई। तो ये हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम है इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है ये विक्रम साराभाई का रहा है। विक्रम साराभाई का पूरा नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो इसलिए भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इनके जनक के रूप में इसे जाना जाता है, विक्रम साराभाई या विक्रम अम्बालाल साराभाई को जाना जाता है। इन्होंने भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था। सबसे पहले, यानी सौर मंडल हमारा, हम सौर मंडल में रहते हैं, ये हमारा सौर मंडल है, ये सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध ग्रह है, बुध के बाद में मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका शुक्र है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका अलग अलग चलेंगे, बाद में बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद में शनि हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार चलेगा। तो ये बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र हो गया, शुक्र के बाद में पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद में आपका ये मंगल हो गया, मंगल के बाद में ये बृहस्पति हो गया जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में शनि हो गया, फिर अरुण वरुण हो गए। तो पृथ्वी से, यहाँ पृथ्वी से कि सौर मंडल से बाहर भेजा गया तो सबसे पहला जो यान था या अंतरिक्ष यान था ये कौन सा था। तो देखिए इसमें ये जो पोइनियर 10 है, कौन सा, पोइनियर 10 है, इसको सबसे पहले बाहर अंतरिक्ष से भेजा गया था। ठीक है, सौर मंडल से बाहर जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, पोइनियर 10। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों के अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं ये कहाँ पर स्थित है। यानी हम देखते हैं कि हमारे जो ये सिलेबस है सीईटी का 12th लेवल का, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है अंतरिक्ष नाम से है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उससे संबंधित ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों के अनुप्रयोग के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है ये अहमदाबाद में है।
या देहरादून में है या पुणे में है या बेंगलोर में है? तो देखिए हम जानते हैं कि यह जो प्रयोगशाला है ये अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश था। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला जो प्रथम, देखो कि चंद्रमा पर तो मनुष्य को भेजने वाला जो प्रथम देश था वो था अमेरिका, और अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला जो प्रथम देश था वो था रूस, सोवियत रूस। तो इसमें कृत्रिम उपग्रह, भारत ने भी अपना कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था 19 अप्रैल को, और भारत के द्वारा जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि सबसे पहले किस देश ने जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, तो देखिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम रोजाना, आप हमें जितना प्रोत्साहित करेंगे हम उतने ही अच्छे क्वेश्चनों को आपको प्रस्तुत करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे जो परिष्कार टीम है वो इसी प्रकार लगातार काम करती रहेगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम उतना ही अच्छा काम करेंगे।